अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात और लड़ाइयों का इशू तो इस वक्त मीडिया पर मौजूद बहस बना ही हुआ है, मगर अब नून लीग और उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान भी सियासी तनाव देखने में आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात दूर न होने तक पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में नून लीग का साथ न देने का फैसला किया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता हफ्ते दुबई रवानगी से कबल पार्टी को ये हिदायत जारी की थी कि वो पार्लियामेंट में किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं देगी और हुकूमत के पेश करदा किसी भी बिल की हिमायत नहीं करेगी। अब पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम न होने तक किसी ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से तोसी के मामले पर भी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यह भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। और साथ ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराज़गी की एक वाज़ेह झलक आज कौमी असम्बली के इजलास में उस वक्त दिखाई दी कि जब नई नहरों की तामीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी की करारदाद को असम्बली एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया और उस पर पीपल्स पार्टी ने ऐवान के इजलास का बॉयकॉट किया और कोरम पूरा करने में नून लीग की मदद नहीं की, जिसके बायस इजलास को कल तक मुलतवी करना पड़ा। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नई नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद 7 अप्रैल को जमा करवाई गई थी, मगर नून लीग की मुखालफत के बायस उसको असम्बली के एजेंडे पर नहीं आने दिया गया। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी कल यानी 11 अप्रैल के इजलास में भी बतौर एहतजाज हुकूमत का साथ नहीं देगी और अपना खामोश एहतजाज जारी रखेगी, जबकि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को भी ऐवान में अपना साथ देने का कहा है। दूसरी जानब शदीद अंदरूनी लड़ाई और इख्तिलाफात में घिरी पीटीआई बज़ाहिर नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे रही है, ताहम अभी तक इस इशू पर दोनों जमातों के दरमियान एक बाज़ाब्ता अंडरस्टैंडिंग होना अभी बाकी है। पीटीआई ही अगर की बात करें तो पार्टी क़यादत और इमरान खान की बहनों की उनसे जेल में मुलाकात बदस्तूर एक चैलेंज बनी हुई है और साथ ही जेल में इमरान खान के साथ साथ मुलाकातों पर पीटीआई क़यादत की आपस में लड़ाई और इल्ज़ाम तराशियां भी बदस्तूर खबरों की हुई हैं। पीपल्स पार्टी अब क्या नून लीग के साथ बाकायदा तौर पर टकराव करने जा रही है और क्या इख्तिलाफात में बटी पीटीआई अब पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। शाह साहब, चूंकि अब नहरों का इशू आपके सूबे से जुड़ा है तो आपसे बात का आगाज़ आज करेंगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छीन ली खासी, वरना तो पीटीआई वाले अपनी लड़ाइयों से लाइमलाइट किसी को देते नहीं थे, लेकिन आज आप लोगों ने उस लाइमलाइट को अपनी तरफ मोड़ लिया जब आप लोगों ने बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया ऐवान से। ये बताइए सर कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी इस मामले में फ्रंट फुट पर आ ही गई है, तो क्या नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की नहरों के खिलाफ करारदाद को असेंबली एजेंडे पर न आने की बाकायदा तौर पर कोई हिदायत थी या इस किस्म का मामला आप लोगों को हतमी तौर पर मालूम है कि नून लीग इसके खिलाफ है? क्योंकि आप लोगों के तो इत्तेहादी हैं, ये मामला बिगड़ा कहाँ पर? और साथ ही साथ मुझे डार साहब की यकीन दहानियाँ भी याद आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को तो वो मुलाकातें करके और गवर्नर पंजाब के साथ मिलके और वो पावर शेयरिंग फार्मूले पे और सिंध के नहरों के इशू पे यकीन दहानियाँ भी करवाते रहे, तो वो सारी बात क्या हवा हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, नहरों का इशू बहुत ही सीरियस इशू है और पाकिस्तान के लिए रेड लाइन कह लें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह लें, जो मर्ज़ी है कह लें। पीएमएलएन के साथ हमारे इख्तिलाफात मुख्तलिफ इश्यूज़ पर रहे हैं। आपके इल्म में है कि हमारे पंजाब से जो इलेक्टेड लोग हैं उनको बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। इसी तरह और बहुत सारी जो कमिटमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं हो रही काफ़ी अरसे से। तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बयानात और मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इश्यूज़ थे, हमें ताने भी मिलते थे कि भाई जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को छोड़ क्यों नहीं देते। अब हमारे लिए पीपल्स पार्टी का मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि गुनाह कह लें या हमारी मजबूरी जो है वो है पाकिस्तान, अवाम, पार्लियामेंट और जमहूरियत। इसी वजह से हमने पीएमएलएन की फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में उनकी सपोर्ट की कि हंग पार्लियामेंट थी, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता, फिर इलेक्शन होते पता नहीं होते, तो ये इश्यूज़ थे। लेकिन ये जो इशू है कैनाल्स का, ये बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए बारहा हमने बात की है। बल्कि मैं आपको कुछ भेजता हूँ जो लेटर्स हमने लिखे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने
18 जून को भी लेटर जो है 14 जून या 18 जून को भी लिखा फेडरल गवर्नमेंट को 2024 में, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई कि जी इरसा ने एक गलत रिपोर्ट दी एनओसी गलत अदाद व शुमार पर, और उस वक्त के भी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जी, उन्होंने भी फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था कि ये गलत नंबर्स हैं। तो सीएम साहब ने उस वक्त भी लिखा, फिर हमारी ज़ाहिर है बातचीत होती रही प्रेसिडेंट साहब की, चेयरमैन साहब की, सीएम साहब की, हम सब कई दफ़ा इस बात को रेज़ किया और मुख्तलिफ फोरम पे, बल्कि 27 दिसंबर जो बीबी शहीद की बरसी थी उस पर भी चेयरमैन साहब ने ये बात के लिए पॉइंट आउट किया। और फिर ज़ाहिर है 4 अप्रैल को अब जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी थी तो उस पर दोबारा, और फिर कहा भी कि इस बात पे हम अपनी राहें आपसे जुदा कर लेंगे। ये इशू है। और मैं वैसे मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर कोई इस तरह की मुस्बत बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसहाक डार साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मियाँ साहब की भी हैं बयानात ऑन रिकॉर्ड के जी जब तक सूबे में कोई इख्तलाफ होगा तो तब तक कोई इस तरह की जो प्रोजेक्ट है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पर पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे और इन नहरों का काम जो है वो रोक दिया जाएगा। और बल्कि देखें जो SIFC के प्रोजेक्ट हैं या GPI है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको और तरीके से भी अमल दरामद किया जा सकता है इन नहरों के अलावा भी, तो इस पे बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है ठीक है, लेकिन अभी तक बातचीत ही हो रही थी शाह साहब, और आपकी मुझे नहीं पता कि कब तक अब दुनिया उम्मीद पे कायम रहती है, लेकिन अगर इतना ही नून लीग ने सीरियसली आप लोगों को सुना होता और 27 दिसंबर हो गया, भुट्टो शहीद साहब की बरसी हो गई, इन सारे मामलात पे इसके अलावा बेशुमार मीटिंग्स हुई, उनमें अगर कुछ करना होता तो PM साहब तो कर लेते ना, ये वॉकआउट करने की तो फिर गुंजाइश ही ना होती अगर वो सुन रहे होते आपकी बात। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था जब इतनी बार बात हुई है। ये तो मैंने आपको अपनी ज़ाती राय बताई, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। और ये जो करारदाद का इशू है इस पर भी PMLN को इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारा हक है कि जिस तरह से असेंबली में करारदाद को पास किया गया मुत्तफ़िका तौर पर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जितने भी पार्लिमानी वहाँ पे हैं असेंबली में मौजूद सिंध में, उन सब ने उसको इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि ये कैनाज़ नहीं बनने चाहिए। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि अगर ये कौमी असेंबली में आती और आएगी, ये 1, 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और इसमें भी ज़्यादा यही इम्कान है कि ये भी मुत्तफ़िका तौर पर इसको मंजूर होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह वैसे इसमें पीपल्स पार्टी तो कर ही रही है पहले दिन से मुखालफत, लेकिन इसमें मैं PTI का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सीरियस इशू पे कहा है कि ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। इस तरह JUIF जो है उसने भी कहा है, और MQM जो है जिसने सिंध असेंबली में उनकी काफ़ी तादाद है, उन्होंने वहाँ भी इस नहरों की मुखालफत की है। तो जब सब लोग होंगे, जमात इस्लामी भी, तो जाहिर है ये अक्सरियत से कौमी असेंबली से पास हो जाएगी। लेकिन हम तो ये उम्मीद रखते हैं रिसेंटली एक मुलाकात की तस्वीर आई है हाफिज नईम और रहमान साहब की और लियाकत बलोच साहब भी PM के साथ बैठे थे, उस मुलाकात के ऊपर भी बड़ी किचैमगोइयाँ चल रही हैं, तो उनसे फिलहाल ज़्यादा उम्मीद की तवक्कुआत ना रखिए आप लोग, लेकिन आपस में आप दोनों का एक मुतफ़िका जो ग्राउंड है वो एक कन्वर्जिंग पॉइंट पे आ गए हैं सिंध के कैनाल्स के इशू पे। नियाज़ी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी कि अभी शाह साहब ने आप लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोग भी इस इशू पर अपनी आवाज़ उनके साथ मिला रहे हैं और आवाम की नुमाइंदगी बेसिकली कर रहे हैं कि वहाँ पर आवाम जो है वो इस फैसले से मुत्तफ़िक नहीं है। अब आप लोगों की भी एक करारदाद है जो कि टेक्निकली इसी इशू पे आज ही के दिन आप लोगों ने भी पेश की है, उसके हवाले से ज़रा बताइए। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें
पानी का इशू ना सिंध का है ना पंजाब का है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। देखें, वाटर रिकॉर्ड के तहत हिस्से तो तय हो गए पानी के, मगर उसके बाद 1991 के बाद किसी ने पानी को कंजर्व करने की कोशिश नहीं की। आज भी पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है जो तकरीबन 28 से 29 मिलियन एकड़ फीट का सालाना पानी ज़ाया करता है। हमने अपने वाटर स्टोरेज पे काम ही नहीं किया, मुतअद्दिद हुकूमतें गुजरी और नहीं हुआ। अब है कि ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी कम हो गया। आप खुद देख रहे हैं, एक ड्राउट का सीज़न चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि उस पॉलिसी के तहत रेगिस्तानों को आबाद करने की एक ख्वाहिश है, जबकि आपको पता है कि आपके मुल्क में पानी अबंडेंटली अवेलेबल। अगर आप देखें, लोअर राइपेरियन का एक एस्टैब्लिश राइट है, आपका डेल्टा ऑलरेडी सुकड़ गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आपके नहीं पूरी दुनिया की एक हेरिटेज है, आप उसको ज़ाया करने जा रहे हैं। देखिए, डेल्टा को हर साल 7 मिलियन एकड़ फीट से 10 मिलियन एकड़ फीट का कंटिन्यूस पानी ऑल ईयर राउंड चाहिए। ये नहीं कि सैलाब के सीज़न में पानी गुजर गया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। वो किसने इंश्योर करना है? बात है कि साथ साथ अगर सिंध का मसला है तो पंजाब का भी बहुत बड़ा मसला है। चलें, आपसी लड़ाई में ये कहते हैं हमें जी शहबाज शरीफ साहब से अच्छे की उम्मीद है। देखें, मैं तो समझता हूँ चलें नहीं है। देखें, जिस तरह नासिर शाह साहब ने अपनी मजबूरियों का गिनाया कि हम मजबूरियों की वजह से खड़े हैं, उनकी भी नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। देखें, जब आप फॉर्म 47 पे आए, शहबाज शरीफ साहब 17 सीटों के साथ उन्हें जिस सीट पे बिठाया है, ये उनसे गलत तकिया लगा के बैठे हैं। देखें, उनकी नज़रें किसी और तरफ है, उन्होंने इशारा किसी और तरफ से लेना है। तो ये जितना भी इस इशू को प्रोलॉन्ग करें, फैसला कुछ और होएगा, मगर उस फैसले में नुकसान किसका होगा? कुछ सिंध का नुकसान होगा और कुछ नुकसान होगा पंजाब के ज़िम्मेदार का। देखिए, पानी तो लिमिटेड रिसोर्स है, वो कटेगा किधर? वो उकाड़ा से कटेगा, वो पाकपतन से कटेगा, वो सरगोदा से कटेगा और जाएगा किधर? रेगिस्तान में जाएगा। मतलब अकल की बात है। देखें, आप देखें कि एक ज़िम्मेदार जिसे 5 पानी चाहिए गंदम उगाने के लिए, रेगिस्तान में वही फसल आपने उगानी है, आपको 11 से 12 पानी चाहिए। तो आप किस तरह का सौदा कर रहे हैं? तो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग को इन्हीं इलाकों में इनकरेज कर सकते हैं, आप इधर की ज़िम्मेदारों को इनकरेज कर सकते हैं और वो ही अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। यही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज़मीनों पे नहीं आ सकता? ज़रूर है कि एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट डेवलप कर दें, आप उन्हें हज़ारों एकड़ दे दें, ना उन्होंने इस मुल्क के लिए उस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, और आपका ज़िम्मेदार जो अब आज सड़कों पे है वो और ज़्यादा शिद्दत से निकलेगा। तो आप जब ये कहते हैं कि फ़ैसला कहीं और से आना है और वो हो जाएगा, फ़ैसला तो हो जाएगा, तो फिर आपको लगता है कि शाह साहब ने गलत उम्मीद लगाई हुई है? मेरे तो 100% मैं ये समझता हूँ। देखिए, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट प्रिवेल करना है, जिन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन ले ली है, जिन्होंने लेज़र लेवलिंग शुरू कर दी है, ठीक है, जिनके मुआहदे साइन हो गए। ये करारदादें तो कुछ ना रंग लाएंगी, चाहे वो आपकी करारदाद हो या पीपल्स पार्टी की करारदाद। देख लें, आज इन्होंने अपना वजन देख लिया ना पार्लियामान में, उन्होंने नहीं लगाया। हालांकि जिस तरह की इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, उन्हें तो इनके बगैर सांस भी नहीं लेना चाहिए, मगर वो आगे से क्या कहते हैं कि ये पुरानी तनख्वाह में काम करेंगे। वो इन्हें टॉन्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने कंधों पे नहीं, वो किसी और के कंधों पे बैठ के इन्हें टॉन्ट कर रहे हैं। शाह साहब वो कह रहे हैं कि आपको टॉन्ट करते हैं। देखिए, मैं जी मैं अर्ज़ कर दूं कि नियाज़ी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं। मैं सिर्फ एक, उन्होंने अभी बात निकाली है तो खुल के बात कर लेते हैं ना कि चलें जी, PMLN की मजबूरी बता रहे हैं कि जी SIFC का प्रोजेक्ट है, GPI का प्रोजेक्ट है, सीधा सीधा कह लें कि जी ये फ़ौज का प्रोजेक्ट है, और इस वजह से जो है वो मजबूरी है PMLN की, और ये ज़रूर बन के रहेगा। और उन्हें, मैं आपको एक और बात भी अर्ज़ करूँ कि मुझे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं पुरुमीद हूँ, मैं इस तरह आर्मी चीफ साहब से भी पुरुमीद हूँ, और जो SIFC के हेड हैं उनसे भी पुरुमीद हूँ कि वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक जो वे है, जिस तरह इरसा ने अगर गलत कोई नंबर्स दिए हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे अभी भाई भी कह रहे थे कि इतना पानी हमारा ज़ाया होता है, यही वो मिसपरसेप्शन है। उन्होंने एक 40-45 साल का डेटा जो है लिया इरसा ने, और उनको ये दिखाया कि जी देखें ये इतना पानी जो है ये ज़ाया होता है, कि वो गलत रिपोर्ट थी। बल्कि अगर आप पिछले 25 साल की रिपोर्ट देख लें तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए उसी रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें पानी जो है, जैसे अभी भाई बता रहे थे, 10 MAF से ज़्यादा गया है। कौन सा साल? एक 2010 का, जब सुपर फ्लड था।
फिर एक बीच में कोई साल आया जिसमें कुछ पानी, वो भी 10 से कुछ ज़्यादा गया। फिर ये 2020 में भी कुछ सैलाबी सूरत हाल थी। फिर ये 2022 वाला जिसमें बारिशों की वजह से बड़ा सैलाब आया, उसमें अदरवाइज तो 3 से 4 MAF पता नहीं इस तरह, क्योंकि हमारी लाखों एकड़ ज़मीन समंदर के ज़ेरे आब आ गई है उन पूरी ज़मीनों में, क्योंकि वो पानी वहाँ नहीं जा रहा, जो जिस तरह मैंग्रोव की बात कर रहे थे। तो ये गलत रिपोर्ट पेश की गई और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं उनसे भी, उन्होंने अभी वो भी उन्होंने देख लिया होगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रखी हैं, मीडिया पे हमने सबको लिख के भेजा है कि जी देखें असल सूरत हाल ये है। और ये हकीकत है कि कुछ जब ये कंसीव की जा रही थी स्कीम, तो PND डिपार्टमेंट जो है फेडरल का, उन्होंने भी कहा कि आप एक गैर आबाद बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए पंजाब की ज़रखेज़ जो ज़मीन है उसका पानी इसमें कम हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। और देखें हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जब लास्ट गवर्नमेंट थी 2018 वाली, तब तो मैं न्याजी साहब और उनकी पार्टी बड़े गुण गाती थी इसी इदारे की, जिसके लिए अभी ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये अहकामात हैं। तब तो सब अच्छा था जब ये गवर्नमेंट में थे। अब भी देखें हकीकत क्या है कि हमारे मुल्क में इन इदारों का अमल दखल ज़रूर है, सियासी तौर पर कह लें या जैसे कह लें, लेकिन उनके लिए सबसे अहम क्या है? पाकिस्तान। और जब वो देखते हैं कि अगर कोई 2018 या कभी भी कोई लाडला कोई लाए, उसको उन्होंने फुल सपोर्ट किया, लेकिन वो कोई परफॉर्म बेहतर ना कर सका, तो जाहिर है उन्होंने उससे सर उठाना था, हाथ उठाना था। इसीलिए और भी कोई इस तरह की मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपनी इस इदारे को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय बेहतरी की उम्मीद रखें। और हमें यकीन है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट पे बिल्कुल कोई वो जोर नहीं देंगे कि जब वो फिजिबल ही नहीं है। आप लोगों का टाइम फ्रेम क्या है? जी, जब टाइम फ्रेम की बात होती है, जाहिर है थ्रू आउट तो इस तरह से नहीं चल सकता कि उम्मीद हो या, तो टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या तय किया है कि भाई अगर इतना अहम तरीन आप लोगों का इत्तेहादी होना, और जिस तरह से न्याजी साहब कह रहे हैं कि उनको तो आप लोगों के बगैर सांस भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो आप लोगों के अपने अहम तरीन इत्तेहादी की अगर करारदाद ब्लॉक कर रहे हैं ऐवान में, तो फिर आप लोगों को ये महसूस तो ज़ाहिर होता होगा कि वो या तो उतनी वैल्यू नहीं कर रहे या उतना रिगार्ड नहीं कर रहे जितना कि करना चाहिए इस सिचुएशन में जिसमें आप उनके साथ खड़े हैं। तो फिर टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या तय किया है? कब तक उम्मीद का दामन पकड़े रखना है और कब फिर वो दामन छोड़ देना है? शिफा साहिबा, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि टेक्निकली तौर पर तो ये स्कीम इस वक्त है ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए अभी जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं, खुल के एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पूरी मूवमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि शुरू में हमने क्यों नहीं एहतजाज किया। उसकी वजह ये कि हम उनसे बात कर रहे थे, उनको लेटर लिख रहे थे, उनको पूरी चीज़ें दिखा रहे थे। और उस पर हुआ क्या है कि ये स्कीम पंजाब की उसमें है जो तरक्याती उसमें है, कोई पता नहीं कितने 100 अरब की, और उसके लिए रखे कितने गए थे? सिर्फ 10 लाख रुपए, और वो भी उस पर कोई ख़र्चा नहीं हुआ। और ये जो दिखाया जाता है कि कोई आबाद इलाका दिखा दिया जाता है कि जी वहाँ पे हो रहा है कुछ, एक बड़ी नहर सी दिखाई जा रही है, वो क्या है? देखिए वहाँ पे ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबादी हो रही है, उस पर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि पंजाब का 80% पानी जो है वो पीने के काबिल और काबिल काश्त है, जिससे काश्तकारी हो सकती है। इसके बरक्स सिंध में 80% पानी वो है जो पीने के काबिल भी नहीं है और जिससे आप काश्तकारी भी नहीं कर सकते। तो पंजाब अगर अपनी सब सॉइल जो उसका पानी है उससे हज़ारों ट्यूबवेल लगा ले, जितना मर्जिया वो आबाद कर ले, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और वही वहाँ पे हुआ है। ये जो दिखाया जाता है कि जी ये तो इलाका ग्रीन हो गया, तो वो उस ट्यूबवेल के ज़रिए हो रहा है। और फिर वो जो एक टुकड़ा दिखाया जाता है नहर का कि जी ये बड़ी नहर बन गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस पे कि जी ये देखें ये सब कुछ हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नहर नहीं बन रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक छोटा सा पीस है जो ज़रूर वहाँ पे बनाया गया है, और बीच में मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर तक कोई रोड बनाना है, और बीच में आप सखर या रहीम यार खान पे थोड़ा सा कोई 10 फुट का रोड बना दें, तो क्या ये सड़क बन गई?
ये मोटरवे बन गया। यही सूरत हाल वहाँ की है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ज़ाती पुरुमीद हूँ कि ये मसला जो है हल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता तो जाहिर है फिर हम गवर्नमेंट से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। अच्छा। और ये इसमें हतमी फैसला है जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बड़ा क्लियर कट बात कर दी फिर। बिल्कुल। अच्छा, और इसके हवाले से टाइम फ्रेम अभी नहीं आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये कब तक करना है, या इतने अरसा हम देखेंगे, हुकूमत अगर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक, वरना? जी, उसकी दो बातें हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त तो वो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे 300 अरब का प्रोजेक्ट है या 200 पता नहीं कितने अरब का प्रोजेक्ट है, और उसके लिए सिर्फ 10 लाख मुख्तस किए गए हैं, और फिर वो भी खर्च नहीं किए गए, कहीं और उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो इस वक्त नहीं रहा। हाँ, अगर ये उस पर पैसे रख देते हैं, वहाँ पे काम शुरू हो जाता है और नहर बननी शुरू हो जाती है, तो जाहिर है हम ये फैसला कर लेंगे। और ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुत्तफिक का फैसला है। लेकिन मैं आपको दोबारा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, उम्मीद बिल्कुल मैं जाते जाते आवाम को, हाँ, मैं जाते जाते आवाम को आपकी तरफ से बिल्कुल ये मैं बता दूं कि एक वक्फे की तरफ नाजरीन जाना है, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ी की है, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ उन्होंने दे दिया अपना भी, अपनी सियासी जमात का भी, कि अगर तो वैसे तो वो पुरुमीद है और खासे पुरुमीद है, और अब तो इतनी पुरुमीद उनको मैंने देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी पुरुमीद हो गई हूँ। सो शाह साहब वॉज वेरी कन्विंसिंग कि पुरुमीद ही रहना चाहिए और ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत से अलग हो जाएगी। इसका अब नाजरीन सियासी पहलू क्या होगा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर ये मसला हल ना हुआ, यानी कि पाकिस्तान का मसला या सिंध की अवाम का मसला ये हल ना हुआ, तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा कहूंगी कि शाह साहब बहुत पुरुमीद है कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। इस पॉइंट पर हमने डिस्कशन को छोड़ा था। नियाज़ी साहब, वैसे तो शाह साहब खासे पुरुमीद है और मैं भी उनकी बात से कन्विंस हो गई हूँ, मैं भी पुरुमीद हो गई हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन छोटी सी 10% गुंजाइश अगर इसमें हम आपके लिए निकालें तो आप पुरुमीद है कि हुकूमत गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी? शाह साहब ज़्यादा पुरुमीद हैं और वो देर कर देंगे हुकूमत से हटने में। वो क्यों देर कर देंगे? देखें, सिंध के इशू की ये बात कर रहे हैं ना, इसी पिछले बजट में फेडरल PSDP में जितनी भी सिंध की स्कीमें थी इसी हुकूमत ने उड़ा दी। ठीक है, सिंध का इंटरेस्ट था ना। फिर आज तक ये रोज़ का इनका होता है कि जी हैदराबाद सक्खर मोटरवे होनी चाहिए, इन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, जबकि भावल नगर से लाहौर मोटरवे का इन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके लिए अरबों रुपए मुख्तस भी कर दिए। ठीक है, फिर जो नहरों का कह रहे हैं ना शुरू, भाई नहरें इन्हें शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी ये फ्लड कैनाल्स मौजूद हैं। बेसिकली वो फ्लड कैनाल्स परमानेंट होने जा रही हैं, आपको पानी का पता ही नहीं चलेगा, आपके नाक तले ये पानी ले जाएंगे। उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? जब आपकी फसल का सीज़न भी निकल जाएगा, मामलात निकल जाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं। देखें, ये आज से आ जाएं ऑपोजिशन बेंचेस में, हम इन्हें बराबरी की जगह देंगे, बिल्कुल देंगे, और अच्छा एक रवायत पैदा होगी। देखें, इन्हें अपने बोझ से गिरने दें। देखें, मुल्क की मफाद के लिए पार्टी तो अग्रीड थी जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। हुकूमत की बात कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी से अगर PTI का हल्का फुल्का राब्ता हो जाता तो पीपल्स पार्टी शायद आज आपके साथ होती। हल फ्रेश इलेक्शन है, ये आएंगे ऑपोजिशन में बैठेंगे, अगला बजट पास नहीं होगा, नया इलेक्शन होगा, ये भी लड़ें हम भी लड़ें और एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। आज ही के दिन 2022 में नियाजी साहब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर और आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब प्राइस पे कर रहे हैं ना। आज आप उसी पीपल्स पार्टी को देखें इनवाइट कर रहे हैं अपने पास। सिंधी नेशनलिस्ट जमातें इनसे पहले निकली हुई, देखें ना, अगर आज इनके नाक में दम हुआ है तो उसमें उनका भी रोल है। अच्छा, वैसे ये पॉइंट है जी शाह साहब, वैसे तो वो आपको दावा दे रही है PTI, आपको खुलेआम हमारे न्यूज़ चैनल पे वो कह रहे हैं 2022 में 10 अप्रैल को आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलके। अब वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दावत दे रही है इस प्रोग्राम पे कि हमारे साथ आएँ, बैठें, फ्रेश इलेक्शन में जाएंगे, जो जीता वो सिकंदर, और बाकी कहानी फिर आगे देखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने देर कर दी है। देखिए, मैं आपसे जब आपसे अभी बात की तो मैंने उसमें भी आपसे कहा कि हम एहतजाजी सियासत पहले शुरू क्यों इस वजह से नहीं की कि हम तो इनको लिख रहे थे। ठीक है, आप एग्जॉस्ट कर रहे थे बाकी ऑप्शंस। हमने एहतजाजी सियासत शुरू में इसलिए नहीं की कि हम तो इनको बताया 14 जून से हमने इनको लेटर लिखे, मैं आपको भेज भी रहा हूँ। फिर उसके बाद 12 इनको लिखा कि CCI की बुलाई जाए,
मीटिंग बुलाई जाए जिसमें इस मसले को डिस्कस किया जाए। फिर जहाँ भी मुलाकात होती थी प्राइम मिनिस्टर साहब से या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से या दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, उनसे ये बात की जाती थी कि जी ये बहुत सीरियस इशू है, तो हमें यही कहा गया कि इस पर ज़रूर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जब हमने देखा कि उस पर कोई बात नहीं हो रही तो फिर ज़ाहिर है हमने एहतजाजी बात भी की। उससे पहले ये जो अभी भाई मेरे बता रहे थे कि ना कोई कौम परस्त, ना कोई GDA वाला, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी वाले, कोई भी न रोडों पे था, ना किसी ने आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले ये पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई और हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पे जो है वो लेटर भी लिखे और सबसे ये बात भी की है। तो ये वो हकीकत है जिसको पता नहीं कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा या वो समझ नहीं पा रहा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मोटरवे की बात हुई तो ये तो हकीकत है, मोटरवे हमेशा पोर्ट सिटी से बनते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये आखिर में हमें सिर्फ मुल्तान सक्खर का एक टुकड़ा मिला है और फिर जो अहम टुकड़ा जो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफ़ा उसको शुरू भी करा चुके हैं वो डिले हो गया और अब दोबारा कहीं और। ये हकीकत है कि जो बहावल नगर वाला अनाउंस हुआ है हमें उस पर बड़ा दुख भी है और एतराज़ भी है, भले बने वहाँ पे, लेकिन जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं, बल्कि उन्होंने अब तो लेटर भी लिख दिया कि जी बहुत अहम है, हम इसको बिल्कुल शुरू करेंगे और वो ज़रूर होगा। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ बताना चाह रहा था कि जब लास्ट गवर्नमेंट थी PMLN की, तब ये सक्खर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल तौर पर शुरू होने को था। अच्छा। लेकिन जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो जो चाइनीज़ जिन्होंने मुल्तान सक्खर बनाया उनको बहुत ही इस तरह से रवैया रखा कि वो बैकआउट कर गए। और ये जो ज़्यादती रही है, जिस तरह भी स्कीमों की इन्होंने बात की, तो चले इस साल तो कुछ परसेंटेज बेहतर रही, हमें सिंध में स्कीमें मिली हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के बाद जो 2008 से 13 तक था, जब मसावी तौर पर तकसीम होती थी PSDP की, 13 के बाद जब से खान साहब आए, फिर ज़ाहिर नून लीग की गवर्नमेंट थी 13 में, फिर खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो PSDP जो होता था उसमें 3 से 4% से ज़्यादा सिंध के लिए नहीं रखा गया। ये ज़्यादती तो शुरू से होती रही है और फिर हमारे पर ही तनकीद भी की जाती है कि जी सिंध परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्कीमें, बल्कि मैं उसकी मिसाल आपको दे दूँ। इस दफ़ा जो बजट है जो अभी चल रहा है, इसमें सिंध में तरक्याती बजट तमाम सूबों से ज़्यादा बजट है। अब सब कहेंगे जी पंजाब इतना बड़ा सूबा है और गवर्नमेंट भी फेडरल में भी उन्हीं की पार्टी की है, तो सिंध ने क्यों बड़ा तरक्याती बजट जो है वो किया? तो उसकी वजह ये है कि जो फॉरेन फंडेड प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, दीगर जो भी हैं, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखते हुए सबसे ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे की है। क्योंकि ये शुरू से गवर्नमेंट यहाँ पे है और काम कर रही है, इस वजह से हमारा तरक्याती बजट पंजाब से भी ज़्यादा है। वो बुक्स पे है, ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं ऐसे लफाजी नहीं कर रहा। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादती है सिंध के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे। लेकिन हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं अलग हुए गवर्नमेंट से? क्योंकि हमने देखा कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, वो जो PTI की कारकर्दगी थी और जिसके बाद ये PDM आई, तो अब जब बेहतरी की तरफ जा रहा है तो हम अपने मुल्क को इंतशार की तरफ नहीं धकेलना चाहते। इसी वजह से गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इस PMLN की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे कि जी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आ रहे हैं और वो आज भी एक नई एयरलाइन एयर एशिया जो है एक्स, उसका यहाँ पे कराची में हुआ है, ये अभी मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले तो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब उसको हम ना, लेकिन ये जो कैनाल्स वाला मसला है, पानी का मसला है, ये ज्यादा सीरियस, सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का मसला है और इस पे जाहिर है हम स्टैंड लेंगे। ठीक है जी, नियाज़ी साहब आपने उनको सुना कि वो कह रहे हैं कि हम देर इसलिए कर रहे थे कि हम हर ऑप्शन एग्जॉस्ट करना चाह रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पे हम उनसे अलग नहीं हुए क्योंकि वो उस तरह से बातें छोटी लगती थी और अगर हम अलग हो जाते तो वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता। लेकिन अब पानी का जो मसला है वो पानी का मसला ऐसा नहीं है कि उस पर हम स्टैंड ना लें और हमने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट किए, इसलिए हम इस चीज़ पर अलग खड़े ज़रा देर से नज़र आए आपको। देखिए शाह साहब ने अपने ज़ाहिरी बात है, पार्टी का मौक़िफ़ है, उस पर उन्होंने ज़ाहिरी बात है डिलिब्रेट करना है, मगर देखें ग्राउंड की सिचुएशन और है। अगर आप देखें ना, कराची हब है, कमर्शियल हमारा हब है, क्या कराची उस तरह से परफॉर्म कर रहा है? क्या कराची उस तरह से डेवलप्ड है?
क्या आज जो कराची की लीडिंग बिज़नेस मेमन कम्युनिटी थी, क्या वो इस वक्त रह भी रही है कराची में? सारे बिजनेसेस दुबई से ऑपरेट हो रहे हैं। पिछले 3 साल में दुबई में कितने पाकिस्तानियों का पैसा गया है? मतलब क्या हमने वो राइट एनवायरनमेंट दिया? इमरान खान को तो आप ब्लेम कर रहे हैं, आज जो है ना 3 साल हो गए इमरान खान को गए हुए। इमरान खान तो 6% पे इकॉनमी छोड़ के गया था। ये ऐसी क्या मजबूरी है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई, आपका मुल्क ग्रो नहीं कर रहा, फिर भी आप इकट्ठे हैं? मतलब कौन आपको मजबूर कर रहा है? देखें, खुदारा जागें, मुल्क के लिए जागें। हम नहीं कहते, मतलब हम इमरान खान पावर स्ट्रगल में है भी नहीं कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई गवर्नमेंट बनानी है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना था, वो बन गया। बात है कि 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, अगर इसको हमने बेहतरी की डगर पे डालना है तो अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट से हट के एक बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। अगर एक रेगिस्तान आबाद हो सकता है तो हमारा गवादर क्यों नहीं आबाद हो सकता? उससे कम डिस्टेंस है। हमारे मादनियात, आज मादनियात की बात हो रही है ना, आज खुशदार में जो मारा मारी हो रही है, खाली खुशदार को ही उठा लें, क्रोमाइड का ढेर पे बैठा हुआ है। मतलब आप इस वक्त स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। हमारी तवज्जो किस पे है कि हमने इमरान खान को माइनस करना है। हमने पॉलिटिक्स, हमारी का तवज्जो क्या है कि कोई इधर सिविल लिबर्टीज़ की बात ना करे, कोई खुल के बात करे, उसे ऑफ एयर कर दें। देखें, पीपल्स पार्टी की रवायात जमहूरी रवायात रही हैं, इन्होंने ख़ुद एक स्ट्रगल की हुई है, तो आज ये क्यों नहीं पीका जैसे काले कवानीन के ख़िलाफ़ बोलते? देखें, उसमें इनकी क्या मजबूरी थी वोट देने की? ये सारी मजबूरियाँ आप छोड़ें, इनसे हट के ब्रॉडर सोचें। पानी भी बहुत बड़ा मसला है, मगर उसके अलावा भी बहुत बड़े मसले हैं जिस पे इन्हें अपने ज़मीर को झंझोड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उमैर न्याजी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और रिमाइंडर दे दूं या सम अप कर दूं अगर मैं आज की कॉन्वर्सेशन को, तो नासिर हुसैन शाह साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इस पानी के मामले पर उनकी दादरसी करेगी, लेकिन अगर नहीं होता तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कर दी। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे उमैर न्याजी साहब ने ये फरमा दिया कि हम दावत देते हैं कि हमारे साथ वाले बेंचेस पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठें। और ये वही जमात है नाजरीन जिसने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2022 में आज ही के दिन नून लीग के साथ मिलकर गिराई थी। अब देखते हैं कि ये 3 जमातों का क्या फ्यूचर उभरता है आने वाले दिनों में, और किस तरीके से अगर हुकूमत के साथ रहती है पीपल्स पार्टी तो किस तरह से हुकूमत चलाती है, और अगर ट्रेजरी बेंचेस से छोड़कर अपोजिशन बेंचेस की तरफ आते हैं तो फिर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह से डेवलप करेगा, ये बहरहाल देखना होगा। मुझे यहाँ पर वक्फे पर जाना है। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो नाजरीन बात करेंगे कुछ गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। किसानों का एहतजाज भी आन खड़ा है, उन्होंने भी एक डेट अनाउंस कर दी है। देखते हैं हुकूमत अब उससे किस तरह से निपटती है। ऐवान के अंदर तो सियासी जमातों का मुख्तलिफ इशूज़ पर एहतजाज चल ही रहा है, मगर ऐवान से बाहर भी अब एक एहतजाज की बाज़गश्त बुलंद हो रही है जिसका जिक्र हम इस सेगमेंट में करेंगे। गंदम की कीमतों के मामले पर किसानों ने पंजाब हुकूमत को एहतजाज का बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है, और किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान इत्तेहाद ने यह वार्निंग दे दी है कि अगर पंजाब हुकूमत ने 14 अप्रैल तक गंदम की नई कीमत का ऐलान न किया तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। किसान इत्तेहाद का मौक़िफ़ है कि किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के कहने पर ही बड़े पैमाने पर गंदम काश्त की, और अब वो सूबाई हुकूमत की जानिब से एक फेयर और मुनसिफाना सपोर्ट प्राइस रेट का इंतजार कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद का मुतालबा है कि इस दफ़ा गंदम की सपोर्ट प्राइस कम अज़ कम 4000 मन होनी चाहिए, क्योंकि महंगी खाद की वजह से किसानों की गंदम की काश्त पर लागत भी है। अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है और किस तरफ किसान जो हैं वो अपने एहतजाज को लेकर बढ़ते हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस दफ़ा पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान तीर हो गई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस एहतजाज का ऐलान करना है, करीब ही हैं आप उसके? देखें, ताखीर नहीं होगी, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं। हमारा काश्तकारों के इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट रेट बहुत कम है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3400-3500 रुपये है, जो इस वक्त रेट है वो 2100-2200 रुपये है। इन्हें के काश्तकार को जो नेट डायरेक्टली लॉस हो रहा है वो तकरीबन को 1500 रुपये फी मन लॉस हो रहा है जी, जो कि काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका नुकसान सिर्फ काश्तकार को नहीं होगा, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, और पाकिस्तान की ज़राअत को होगा, और पाकिस्तान की मैशत को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार ज़राअत पर है। अब आप ये देखें ना कि जो हमारी गंदम की फसल है ये तमाम फसलों का इंजन है। उसका सबूत जो है कि 2 साल पहले जब हमें गंदम का रेट अच्छा मिला 3900 और पैदावार भी अच्छी आई थी, तो उससे क्या रिजल्ट मिला कि आपकी पिछले साल की तकरीबन 6.5 ग्रोथ आ गई। सही है। पिछले साल अगर हमें रेट नहीं मिला तो हमारी जो ग्रोथ आई है इस साल वो 1.1 है जी।
अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि जिस सेक्टर आपको 25,000 अरब रुपया की प्रोड्यूस दे रहा है, अगर उस सेक्टर को नुकसान पहुंच जाए, और फिर यह है कि काश्तकार के पास जब पैसे नहीं आएंगे वो अगली फसलों पे खर्च नहीं कर सकेगा, आप वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकेगा। इस वक्त आप यकीन कर लें कि काश्तकार तो बहुत परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान। हमें तो ये चाहिए इस वक्त, जो ज़रूरी है हमारे लिए, कि हम एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी में ले आए। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। वो तो अब जब हुकूमत लगाएगी तो लगाएगी कोकर साहब, लेकिन ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि हुकूमत ने इनकार कर दिया तो इससे आपके क्या मुराद है? मतलब हुकूमत ने इनकार ही कर दिया सपोर्ट प्राइस देने से, या हुकूमत की आप लोगों के साथ कोई एंगेजमेंट हुई है, कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? हुकूमत कहती है कि हुकूमत ने कहा है कि हमारा IMF से मुआहदा हो गया है कि हम पाकिस्तान में किसी भी फसल की स्पोर्ट प्राइस नहीं देंगे। पाकिस्तान में एक ही फसल की स्पोर्ट प्राइस थी, वो गंदम की थी। तो अगर हुकूमत को भी पाकिस्तान के मुआशी बाप ने कह दिया है कि सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? टेक्निकली तो हुकूमत के भी हाथ बंद गए अगर IMF ने ही कह दिया और IMF के साथ ये मुआहदा हो गया। हुकूमत के हाथ नहीं बंधे। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, जब उनकी बातचीत हो रही थी तो फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए था वो पाकिस्तान के काश्तकारों को बुलाता, उनसे बैठ के बात करता। क्या स्पोर्ट प्राइस ना देने से पाकिस्तान की मैशियत चल सकती है? पाकिस्तान देखें ना, इस वक्त दुनिया का नंबर 1 इशू जो पाकिस्तान का भी है वो फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसे गर्दाने होते कमले भी सियाने, ऐसा ही है। अब देखें ना, हम 2 साल पहले हमने क्या किया? 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी। फिर इसी काश्तकार ने मेहनत की ना कि अगले साल आपकी पैदावार 32 मिलियन टन हो गई। लेकिन जब काश्तकार ने इतनी मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश करके बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करके वो पैदा की, फिर फैसला कर लिया कि हम काश्तकार को रेट नहीं देना। अब आप ये देखें ना कि पिछले साल काश्तकार को असल रेट से कोई 1000 से 1200 अरब रुपया कम मिला और बाहर से इंपोर्ट कर ली गई। और जब बाहर से इंपोर्ट की गई है तो उस वक्त पाकिस्तान में जरूरत नहीं थी, 35,87,000 टन बाहर से इंपोर्ट की गई। और इंपोर्ट करने में क्या थे? टोटल करप्शन थी। बहुत सारे लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमा के चले गए। वो उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, बिजनेसमैन भी थे, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, जिन्होंने कमाए और चले गए। नुकसान किसको हुआ? काश्तकार को। और काश्तकार से ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। देखिए ना, ये तो अब इस सब बात पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान कैसे होगा। मतलब आप लोगों को क्या खदशात हैं, खासतौर पे अगर हम किसानों की, काश्तकार की बात करें कि उनको खदशात क्या हैं कि पाकिस्तान का नुकसान किस तरह से होगा? पाकिस्तान का नुकसान ये हुआ है कि जब पिछली दफा फसल का हमें रेट नहीं मिला, आपकी एक्सपोर्ट में एक वाज़ेह कमी आ गई। मैं 4 महीने का डेटा आपको देता हूँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल का और पिछले साल का। हमारी 91% चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 87% हमारी मक्की यानी कि मेज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 42% हमारी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 50% हमारी प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है। और हमारी जो इंपोर्ट बढ़ी है, सिर्फ कॉटन की इंपोर्ट जो बढ़ी है वो 348% बढ़ गई है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ रहा है। ये मोहतरमा, ये तो वक्त था कि हम मेहनत करते, कोशिश करते, काश्तकार को सपोर्ट किया जाता, बल्कि हम गैराबाद रकबों को आबाद करते। इस वक्त हम अपने चुलिस्तान को आबाद करने की इस वक्त अशद जरूरत है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि मैं यहाँ कंडेम करना चाहूंगा, जो लोग चुलिस्तान के आबाद करने की मुखालफत कर रहे हैं वो मुहब्बे वतन नहीं है, वो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की सपोर्ट नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अब आप ये देखें कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी ज़राअत की ग्रोथ नहीं है जितनी हम आबादी बढ़ा रहे हैं हर साल। तो हमें तो चाहिए कि अपने गैराबाद रकबों को आबाद करें। फिर वहां पे जो महफूज शहीद कैनाल निकाली जा रही है वो चुलिस्तान को आबाद करने के लिए इंतहाई जरूरी है। अब सिंध के हमारे कुछ भाई हैं जो उसकी बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि तो उनको अपना नुकसान नजर आ रहा होगा ना, उसी तरह जिस तरह से हुकूमत कहती है कि सूबाई हुकूमत तो ये दावा कर रही है बेसिकली कि उसने नई पॉलिसी के तहत बेसिकली रेगुलेट कर दिया है सारे गंदम और ये सारी सपोर्ट प्राइस के मामले को, और किसानों को अपनी गंदम सूबे से बाहर ले जाकर फरोख्त करने की भी इजाजत दे दी है, जिससे किसानों को वो कहते हैं फायदा होगा। ये उनकी बात है। नहीं, आपकी यहाँ तक बात होगी कि डीरेगुलेट कर दिया गया। मेरा हुकूमत से अब जो मुतालबा चल रहा है वो ये है, आपने डीरेगुलेट कर दिया, अच्छी बात है, मैं उसको सराहता हूँ। डीरेगुलेट के साथ ये भी तो ऐलान करे ना कि हुकूमत किसी स्टेज पे एक साल पूरे में किसी स्टेज पे आटे का, रोटी का रेट तय नहीं करेगी। अगर हुकूमत रोटी का रेट तय कर दे या आटे का रेट तय कर दे फिर डीरेगुलेट तो ना हुआ ना। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी गंदम जो है वो बेच सकते हैं, बेसिकली किसी और सूबे में भी बेच सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बेच सकते हैं, तो ऑप्शन दे रहे हैं वो काश्तकार को। उस वक्त हमसे खरीदेगा जब उसको डीरेगुलेट किया जाएगा। डीरेगुलेट से मुराद है कि फिर हुकूमत इस बिजनेस से बाहर निकल जाएगी, हुकूमत आके
आटे का या रोटी का रेट तय नहीं करेगी। आज प्राइवेट सेक्टर खरीद करता है, कल को हुकूमत आके कहती है मैंने रोटी 12 रुपए की सेल करो। अच्छा, तो अगर टेक्निकली मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट उधर से भी पीछे हट जाती है और वो उधर की भी प्राइस फिक्स नहीं करती, ना आटे की ना रोटी की, तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक बताएं कि अगर आप लोगों को इस चीज़ का इस्तेहकाक दे दिया है हुकूमत ने कि नहीं भाई हम आप लोगों को प्राइस नहीं दे रहे इस मरतबा, आप लोग अपने तौर पर तयन करें, तो रोटी की या आटे की प्राइस कितनी होगी एक आम आदमी के लिए अगर हुकूमत इस सारे मामले से निकल जाए? फिर ये सिस्टम मैं आपको अर्ज करूं, फिर ये सिस्टम चलेगा इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ। फिर कभी काश्तकार को फायदा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फिर ये सिस्टम सारा इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेगा। फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा काश्तकार के पास कि दुनिया के साथ वो अपना बिजनेस कर सकेगा। तो वो टेक्निकली अच्छी बात नहीं है? मैं तो चाहता हूँ करे, पे अमल करे। अब पिछले साल हमें कहा गया डिरेगुलाइज कर दिया गया, लेकिन 8 अगस्त को हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 2600 2650 मुख्तलिफ अजला का रेट फिक्स कर दिया। ये को टोटली जो कि इलीगल था, जिससे काश्तकारों के खिलाफ एक काश्तकार कुछ काश्तकारों 2800 में बेची, उनके खिलाफ बाकायदा FIR हुई। तो जिससे काश्तकार बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ है। देखिए ना, अगले साल फसल तभी काश्त होगी, काश्तकार तभी काश्त करेगा अगर उसको 4 पैसे बचेंगे। अब पहले तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें। देखिए ना, अब दुनिया बेवकूफ तो नहीं है। अब हमारे हमसाया मुल्क में ये साल जा रहा है 2024-25 का, उन्होंने 2025-26 का भी प्राइस दे दिया काश्तकार को। फ्यूचर मार्केट किसको कहते हैं कि काश्तकार को 2 साल पहले बता दिया है कि 2 साल बाद जो तुम काश्त करोगे गंदम उसका ये रेट होगा। उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई जाती है। हमें तो ना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता होता है, ना हमें प्रोड्यूस का रेट का पता होता है। हमारी हार्वेस्टिंग सर पे है, हमें रेट मिल रहा है 21-2200, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 34-3500 रुपया। तो काश्तकार क्या करे वहां पे? तो फिर यही होगा कि अगले साल उसकी काश्त में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। हमें ये चाहिए कि काश्तकार को जो उसका हक बनता है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ उसको 25 से 30% उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो इंटरनेशनली हर फार्मर को मिलता है, काश्तकार को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का फाइनल प्लान है क्या? ठीक है, ये तो आपका मैकेनिज्म आ गया जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट देखते हैं कि इस पर रिस्पॉन्ड किस तरह से करती है। आज हुकूमत को मेरी कॉल थी 12 तारीख की, उसको मैंने 14 तारीख की है। मैंने हुकूमत को 2 दिन और वक्त दिया है। अच्छा, कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे कि और अगर नहीं करती, वो डीरेगुलाइज, अगर 14 तक भी हुकूमत नहीं बैठती, नहीं, अगर वो डीरेगुलाइज करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें कि आटे और रोटी का रेट वो ऐलान करें कि हम तय नहीं करेंगे। वरना हम 14 तारीख को मुल्तान से बिल्कुल एहतजाजी मुहिम शुरू कर रहे हैं और हमारे एहतजाज हम आपके नाक से लकीरें खींचेंगे। अच्छा, उसमें क्या होगा? हुकूमत के जी, उसमें क्या होगा? एहतजाज जब मुल्तान से शुरू करेंगे उसमें क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? लेकिन हम अपना हमने मीडिया को हर जगह बताना है ना कि हम लुट गए, हम मारे गए। देखिए ना, हमारे भी बच्चे मतलब रैली होगी, इस्लामाबाद की तरफ रैली होगी, धरना होगा, क्या होगा? ये पहले मुल्तान में कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर जा रहे हैं हम पाकपतन 2 दिन बाद, फिर उसके बाद हम उकाड़ा में, कसूर में, फिर लाहौर। इस तरह जिन शहरों में आप नाम ले रहे हैं उन शहरों से हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ना। मुल्तान में या पाकपतन में हुकूमत को कोई फर्क परवाह नहीं होनी कि पाकपतन में किसान बैठे रहे, लाहौर में भी तो डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे रहे। मोहतरमा मेरी बात सुने ना, हम अपनी आवाज बुलंद करें और हमारे पास एक हथियार और भी है जी। अच्छा। जो हम बता रहे हैं वो हथियार ये है कि क्लर्क जब हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमने कभी अपना काम बंद नहीं किया, ज़राअत बंद नहीं की। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अगले साल उसकी काश में कमी लेके आए। हमारा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट यही होगा फिर। ठीक है, ये बड़ा सीरियस और बड़ा अलार्मिंग प्रोटेस्ट का आपने इंडिया दिया है। अल्लाह करे कि आप लोगों के मसाइल हुकूमत के साथ हल हों। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद खोखर साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और किसानों का इशू बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अब देखना ये होगा कि ये ज़रई मुल्क की जो ज़राअत हैं वो कितनी फलती फूलती हैं, या आने वाले वक्तों में जिस तरह से कि इन्होंने अल्टीमेटम दिया या वार्निंग दी कि हम काश्त करना बंद कर देंगे, फिर हम यही कर सकते हैं। सो अब देखना है कि हुकूमत किस तरह से किसानों के साथ इंगेज करती है और काश्तकारों को मनाती है या बहलाती फुसलाती है, ये देखना है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।